अच्छा, व्हेन इट कम्स टू कैपेसिटर्स, तो एक पॉइंट रह गया था कि सीरीज में जो कैपेसिटेंस है वो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 की फॉर्म में होती है। एंड बाकी वो कॉन्सेप्ट वही थी कि करंट जो है सीरीज में सेम रहता है एंड वोल्टेज जो है वो ऐड होती है। पैरेलल में जो कैपेसिटेंस है वो क्या होती है, बिगर होती है, और उसकी वो करंट्स जो है इसमें ऐड होंगे एंड वोल्टेज वो क्या रहेगी, सेम। तीसरा वो जो एक्सपोनेंट इक्वेशंस थी वो ये थी, I is equals to I naught exponent minus t over RC. Similarly for Q is equals to minus t over RC and voltage will be not exponent minus t over RC. जब हम RC की जगह t की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं, t हमारे पास itself जो है वो इक्वल होता है किसके, टी चूंकि खुद आरसी की इक्वल होता है, तो जब हम उसकी जगह पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है वो -1 आ जाती है, और उसकी जब हम वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली निकालते हैं तो वो बनती है क्या बनती थी वो वैल्यू, वैल्यू ऑफ E-1 या 1/E की वैल्यू क्या होती है, देखना जरा कैलकुलेटर से। 0.37। 0.37। तो वो कैपेसिटेंस के केस में हमारे पास वो इक्वेशन आ जाती है। एक सेकेंड होल्ड कर। 0.37 बनेगी 1/E की वैल्यू ये आ रही है। जी। 0.367। और जस्ट E⁻1 की वैल्यू क्या आ रही है। 2.72। सो बेसिकली वही इन्होंने हमें बुक में दी हुई है, I is equals to I naught over 2.718, और ये सब में ये रिप्लेस हो जाएगी व्हेन वी रिप्लेस T विद RC, हमारे पास वो इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो था वो स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर फाइंड आउट किया था। वो हमारे पास क्या वैल्यू निकली थी, F is equals to ILP sin of theta. This was the force that the conductor experienced. उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, बी को डिस्कस किया था। बी वाज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और उसका यूनिट क्या होता था, टेस्ला। और टेस्ला कब होता था, इक्वल टू 1 टेस्ला, जब हमारे पास करंट ऑफ 1 एम्पीयर पासेस थ्रू अ लेंथ ऑफ 1 एम्पीयर 1 मीटर, मैंने फोर्स जो 1 न्यूटन की फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे भी आता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, P.A cos ऑफ थीटा। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारे पास इक्वल आता था। फिर हम लोगों ने एम्पेयर्स लॉ को डिस्कस किया था। एम्पेयर्स लॉ हमें क्या बताता था कि प्रोडक्ट ऑफ P डॉट L is equals to mu naught I, है mu naught तो था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फॉर मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड इसकी वैल्यू क्या था, 4 pi into 10⁻⁻⁷। और यहाँ पे हमने बी की एक और इक्वेशन भी किया था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अगर हम कॉइल के केस में डिस्कस करते हैं, अगर हम वायर के केस में डिस्कस करते हैं तो ये इक्वेशन करते हैं, अगर हम सोलेनॉइड या कॉइल के केस में डिस्कस करते हैं तो ये आएगी। एंड इसमें हम लोगों ने ये चीज माइंड में रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड वुड इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग कंडक्टर जो भी होता है। सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने क्या की थी, which was the force experienced by the charge that was equals to QVB sin of theta के इक्वल था हमारे पास। इसको हम EVB कह सकते हैं।
फिर एट द सेम टाइम हम लोगों ने लॉरेंस फोर्स को भी डिस्कस किया था। लॉरेंस फोर्स बेसिकली साइंटिस्ट था जिसने ये डिस्कस किया था, मतलब इट वाज ऑलरेडी देयर, कि बेसिकली जो एक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है और वो मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। तो जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज होती है, इट्स द सम ऑफ QE प्लस QVB। तो दैट वाज द लॉरेंस फोर्स। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो है पाथ में क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है, कॉज मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर क्या करती है, रोटेट करती है। सो दैट डिफ्लेक्शन गिव्स which basically would be the centripetal force which is given by the magnetic field। तो वो QVB, और यहीं से हम लोगों ने E/M रेशियो डिस्कस किया था, और E/M किसके बराबर आता है, V/PR। और यहीं से हमने ये भी डिस्कस किया था कि ग्रेटर द मास greater will be the radius of the circle। इतना ही बिगर हमारे पास रेडियस फॉर्म आएंगे। E/M की हमने एक और ही क्वेश्चन भी किया था कि इन केस अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसको जब सबको रीअरेंज करेंगे तो द फाइनल इक्वेशन फॉर द E/M वुड बी b स्क्वायर इनटू r स्क्वायर। उनकी डेरिवेशन जब हमने पढ़ा था तो हमने भी डिस्कस कर लिया हुआ। फिर जो था हमारे पास टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल था, उसकी क्वेश्चन था, और हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था कि टॉर्क in case of that the charges experience is given is equals to NIPA. N is the number of turns of coil, I is the current passing through the coil, P is the magnetic field in which it is placed in, and A is the area of the coil. So एक टॉर्क का सिंपल इक्वेशन था F cross T, और the torque experienced by the coil is given by NIPA. So maybe at time we also get to study in case of galvanometers and meters। maybe शायद दोबारा ये चीज आएगी। फिर हम लोगों ने मोशनल EMF को डिस्कस किया था। मोशनल EMF हमारे पास क्या होता था कि E is equals to VBL sin of theta, and that will again comes with the negative sign, और वो अगेन साइन ऑफ थीटा की वजह से आया था कि वो जब हम E की वैल्यू पुट करते हैं, वो पूरी डेरिवेशन हम लोगों ने की हुई है एज वी आर रिवाइजिंग, तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू डिटेल ऑफ दैट टॉपिक कि कैसे माइनस का साइन यहाँ पे आया। फिर हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया था। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेल्स अस द मोशनल EMF इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल। वहीं पे हमारे पास लेंज़ेस लॉ अगेन यहाँ पे दोबारा आएगा, और लेंज़ेस लॉ को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि उसका मीनिंग वही है जो आप लोगों ने प्रीवियस इसके अंदर पढ़ा। ऑल्सो देयर आर टू अदर इक्वेशंस, m is equals to I, ये है फॉर म्यूचुअल इंडक्शन जैसे ट्रांसफॉर्मर्स में होती है, और ये भी डेरिवेशन हमने कर लिया था कि n डेल्टा फाई जो है वो m डेल्टा I के इक्वल होता है, वो हमने रिप्लेस किया था उसको उससे। तो मोशनल EMF की दो इक्वेशन हमारे पास, तीन इक्वेशन ये आ जाती है। उसके बाद सेल्फ इंडक्शन भी होता है कि समटाइम्स वो जो हम लोगों ने बैक मोटर्स इफेक्ट और वो बैक जनरेटर्स इफेक्ट को डिस्कस किया था ना, उसके अंदर हमारे पास सेल्फ इंडक्शन भी आ जाती है कि अगर कॉइल के अपने अंदर ही करंट की वैल्यू चेंज होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अपना करंट भी बनाएगी, तो सेल्फ इंडक्शन की इक्वेशन भी हमारे पास आ जाती है। तो उसमें हम लोग सेल्फ इंडक्शन को रिप्लेस कर देते हैं ये जो है हमारे पास इंडक्टेंस होते हैं। इंडक्टेंस हमने क्या बोला था कि कैपेसिटर हमारे पास जो होता है वो चार्ज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंडक्टर जो होता है वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी इक्वेशन हमारे पास इक्वल होती है चार्ज स्टोर्ड इन इंडक्टर जो है वो, जैसे उसमें CV स्क्वायर था, इसमें हमारे पास क्या होगा LI स्क्वायर। और further on maybe sometime at any point you will also get to see कि energy density जो कैपेसिटर्स में निकली थी इंडक्टर्स के केस में वो इक्वल होती है 1/2 B स्क्वायर ओवर म्यू नॉट में। और म्यू नॉट हमारे पास क्या था बच्चों,
Yeah. परमेबिलिटी ऑफ क्या था? फ्री स्पेस, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। अच्छा, when it comes to alternating currents and वो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है जो अंडर डिस्कशन लेके आते हैं that is क्या कहते हैं एक हॉल्स वोल्टेज की भी एक इक्वेशन होती है। लेट मी cause I think so I missed that point कि हॉल्स वोल्टेज का भी एक पॉइंट होता है। आप लोगों ने स्टडी किया होगा लेकिन आप लोगों ने इसने मुझे अपडेट नहीं किया। एक पॉइंट हमारा रहता है which is a Hall's voltage। तो let's get to that and then alternating current का introduction देके जो that is the essence of this chapter, we'll call it a day today। Hold on, let me open that topic first। So Hall's voltage basically वो वोल्टेज होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड्स के जब आप चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से क्रॉस से कॉइल करते हो और उसकी वजह से जो एक वोल्टेज जनरेट होती है इन द कंडक्टर, उसको हम लोग जो है अंडर उस पॉइंट की डिस्कस करते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर को देखो तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है कि जब करंट उसके अंदर एंटर होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड विल कट थ्रू इट, तो जो उसकी वजह से जो ईएमएफ जनरेट होगा दैट इज बेसिकली द होल्स वोल्टेज। this is the magnetic field lines, this is the current that is passing through the coil। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फील्ड लाइंस ऑब्वियसली जो है वो करंट की वजह से हमारे पास जो है जो साइड पॉजिटिव होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड लाइंस भी ड्रॉ होंगी। बिकॉज जब हम करंट की ट्रैवलिंग करते हैं तो ऑब्वियसली कॉइल का एक एंड पॉजिटिव से अटैच होता है, एक एंड क्या होता है नेगेटिव से अटैच होता है। तो फील्ड लाइंस भी होती हैं, वो फील्ड लाइंस जब मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती हैं तो हमारे पास जो है वोल्टेज जो जनरेट होती है उसको हम अंडर हॉल्स वोल्टेज डिस्कस करते हैं। उन्होंने यहाँ पे डिस्कस भी किया हुआ है कि when there is a current and conductor in the direction shown, charge carriers will be moving at right angle to the magnetic field. They will experience a force which will tend to make them move to one side of the conductor. A potential difference known as Hall's voltage will develop across the conductor. जो EMS है, the Hall voltage does not increase indefinitely but reaches a constant value when the force on the charge carriers due to magnetic field is equal to the force due to electric field set up as a result of the Hall's voltage। ठीक है, अगर हम उसकी इक्वेशन की डेरिवेशन की तरफ आए तो इक्वेशन उसकी इज क्वाइट इजी। यू कुड सी हाउ के एफ इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, क्यू ई के इक्वल होता है। ई किसके इक्वल होता है, वी ओवर डी के इक्वल होता है। एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई एंड ई इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप। फिर वी, ये वाला वी जो हम हॉल्स वोल्टेज कंसिडर करेंगे, उसको जब पुट किया तो वी ओवर एच बन गया। और ऑब्वियसली चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो क्यू वी वी की इक्वल आ जाएगा, क्यू क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा, विल हैव वी एच इज ओवर डी इज इक्वल टू पी वी। अब एन इज इक्वल टू ए क्यू वी आप लोगों ने ए एस के अंदर पढ़ा था, तो यहाँ से अगर वी की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, आई ओवर ए एन इंटू क्यू। तो हम v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। रीअरेंज करेंगे तो हॉल्स वोल्टेज विल कम आउट टू बी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एंड n t and q। t हमारे पास क्या है, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, q इज द चार्ज दैट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर जो कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्ज ट्रैवल करेगा, b इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड i इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। शोइंग इट अगेन कि जो उसकी लेंथ है, ये जो लेंथ ऑफ द है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास हॉल वोल्टेज पे डिपेंड्स कि कितनी थिकनेस ऑफ द कॉइल है। ओके, दैट वाज द मिसिंग टॉपिक जो एक थोड़ा सा रह गया था। अब हम जनरेटर्स के ऊपर आते हैं। जनरेटर्स के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है। हम लोगों को पता है कि हमारे पास इक्वेशन उसकी क्या आती है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स की। सिंपल जनरेटर की जब हमने मोशनल ईएमएफ में डिस्कस किया था, मोशनल ईएमएफ बेसिकली किसको डिस्कस करता है, जनरेटर के फिनोमेना को डिस्कस करता है। और ये बेस किस पे कर रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। फैराडेज लॉ और एम्पेयर्स लॉ को मिक्सअप नहीं करना। फैराडेज लॉ आता है जनरेटर्स के केस में और एम्पेयर्स लॉ आता है मोटर्स के केस में। मतलब अगर आप उसको इनमें रेलेवेंस क्रिएट करना चाहें। हमने वीबीएल साइन ऑफ थीटा पढ़ा था। अब ऑब्वियसली हम लोगों ने जब कॉइल के बारे में पढ़ा है तो हमने कहा था ये वाली साइड जो है रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस के लिए नहीं होती, ये दो साइड्स जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो अगर EMF across each this part find out total EMF given by the coil किसकी इक्वल होगा,
2VBL साइन ऑफ थीटा के। Am I clear up till this point? Yes. हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि हम रोटेशंस को डिस्कस करें तो हम यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की जगह पे उसको रिप्लेस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी से, एंड वी नो दैट के v इज इक्वल्स टू r ओमेगा के इक्वल होता है। तो E वुड बी इक्वल्स टू 2 into r ओमेगा into bl sin of theta। sin of theta को फॉर नाउ हम लोग इग्नोर करेंगे, एंड में जाकर इसको दोबारा प्लेस कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास r और l किसकी इक्वल आ जाएगा, r क्रॉस l किसकी इक्वल होगा, एरिया की इक्वल। तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे उससे, तो 2 ओमेगा ए बी साइन ऑफ थीटा की इक्वल आ जाएगा। 2 आर एल को बेसिकली एरिया से करेंगे, बिकॉज आर एल एरिया इसका, आर एल एरिया इसका, दोनों का ऐड करेंगे तो 2 आर एल बनेगा। तो 2 आर एल की जगह पे हम एरिया को रिप्लेस करेंगे। आई एक्सीडेंटली रोट दिस पार्ट। और अगर हमारे पास कंडक्टर की बजाय, कॉइल की बजाय अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स होंगे, तो हमारे पास फाइनली क्वेश्चन क्या बन जाएगी, एन ओमेगा ए बी साइन ऑफ थीटा। इसको नवाब से भी अक्सर बच्चे जो है वो याद कर लेते हैं। दिस इज द ईएमएफ दैट इज बीइंग जनरेटेड बाय एन एसी जनरेटर, और दिस वुड लीड अस टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशंस। आपको उसको कहते हैं कि ईएमएफ की इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया, एन ओमेगा ए बी साइन ऑफ थीटा की इक्वल आ गया। और अगर हम लोग मैक्सिमम ईएमएफ को फाइंड आउट करना चाहें तो वो किसकी इक्वल होगी, एन ओमेगा ए बी की। और वो कब होगी, जब साइन ऑफ थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 के, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 9। तो अगर हम इस पार्ट को इससे रिप्लेस कर दें तो ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट साइन ऑफ थीटा के। थीटा की जगह पे ओमेगा टी लगा देते हैं हम लोग। तो इंस्टेंटेनियस EMF would be equals to maximum EMF into this। अब I किसकी इक्वल होता है, V over R की इक्वल होता है। V की जगह पे हम लोग इसको पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E नॉट साइन ओमेगा T over R। अब E over R किसकी इक्वल होता है हमारे पास, मैक्सिमम करंट की इक्वल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा I नॉट साइन ओमेगा T। So we have now two equations, E is equals to E naught sin omega t, and current is equals to I naught sin omega t. Both are depending on sin of theta, which means दोनों की waveforms हमारे पास क्या होंगी, sinusoidal in nature होगा। फिलहाल के लिए इस चीज को अपने माइंड में बैठा देना कि from now onward ये sin of theta and cos of theta would help you guys to understand the AC effects in resistor generators, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। और उसमें ये कॉज एंड साइन ऑफ थीटा की बेसिस पे हम लोग इन फेज एंड आउट ऑफ फेज एंड रेजिस्टेंस एंड करंट का क्या रिलेशनशिप होता है रेजिस्टेंस के अंदर, कैपेसिटर के अंदर एंड इंडक्टर्स के अंदर क्या होता है। लेट मी रिवाइज। इंडक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, डिवाइसेस जो एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और बैक मोटर्स इफेक्ट और बैक जनरेटर्स इफेक्ट हम लेंज़ लॉ की बेसिस के ऊपर हम लोग प्रीवियसली ओ लेवल्स में भी पढ़ चुके हैं। बैक मोटर इफेक्ट किस में क्रिएट होगा, जनरेटर्स में, और बैक जनरेटर इफेक्ट किस में क्रिएट होगा, मोटर्स में। बेसिकली ये वही इफेक्ट्स हैं कि आपने करंट दिया मोटर के अंदर, उससे मैग्नेटिक फील्ड बनाई, उस मैग्नेटिक फील्ड ने अपना करंट बनाया, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास जो करंट बनेगा उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और वो जो है हमारे जो मोटर की पोजीशन है उसको क्या करेगी, अपोज करेगी। सो ये बैक मोटर इफेक्ट का बेसिकली मीनिंग ये है। मैं दोबारा बता दूं, मोटर्स के अंदर मोटर्स में हम इनपुट पे क्या देते हैं, करंट देते हैं। वो करंट क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती थी और मेरे पास क्या प्रोड्यूस होती थी, रोटेशन। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपना करंट बनाएगी। इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी थी ये चूंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, अपना भी एक करंट बनाएगी, और वो जो है इस करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो मोटर्स के अंदर हमारे पास क्या आता है, बैक जनरेटर इफेक्ट। डिड यू गेट दिस पॉइंट, कि इनपुट करंट को की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, उस मैग्नेटिक फील्ड ने अपना करंट बनाया और उसने इस करंट को, इनपुट करंट को क्या किया, अपोज किया।
तो ये जो करंट की जनरेशन है ऑब्वियसली किस में होती है, जनरेटर्स में होती है, तो उसको बैक जनरेटर इफेक्ट कहा जाता है। और जनरेटर्स के अंदर बैक मोटर इफेक्ट होगा, यानी उसकी रोटेशन को क्या करेगा, वो अपोज करेगा। जो हमने एडी करंट्स पढ़े थे ना, याद होगा अगर अली आपको, एडी करंट्स और मैंने मैग्नेटिक हिस्टेरिया का एक पॉइंट ओ लेवल्स में आपको बस बताया था कि जी हम जी। लोग डिटेल में जाके आगे पढ़ेंगे, वो यहाँ पे आएंगे। एडी करंट्स एंड मैग्नेटिक हिस्टेरिया उसका पूरा एक चैप्टर है। सो आई लीव यू गाइस एट दिस पॉइंट, कल इंशाल्लाह हम यहीं से रिज्यूम करेंगे, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक एज